स्टार्ट और शेयर स्क्रीन, स्टार्ट ब्रॉडकास्ट। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ग्रेट, ठीक है। देखिए, एक मिनट ना प्लीज। हेलो, अच्छा तो भैया हाँ जी, किसकी बैटरी लो है? मेरी। हेलो, सर आईपैड की बैटरी लो है। अबे यार आईपैड की बैटरी का क्या इलाज है बता। सर 10% खत्म हो सकती है, 9 है अभी। तो कोई बात नहीं, तेरे लेक्चर खत्म होने से पहले खत्म नहीं होगी। एक ऑर्डर आया, उसकी पेमेंट कर लूं पहले मैं। चलिए, हाँ तो अपन लोग क्या बात कर रहे थे कि भाई बोर मॉडल अपन ने पूरा डिस्कस कर लिया था और अपने को बात करनी थी ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल। देखिए, बोर मॉडल का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो तो ये था कि इट वाज एप्लीकेबल फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ओनली। वो केवल यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल था, बाकी सब के लिए वो एप्लीकेबल नहीं था। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था। यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब H, हीलियम प्लस, लिथियम +2, बेरिलियम +3 एंड सो ऑन। मतलब जो लास्ट एलिमेंट है 118, उस पे 117 चार्ज तक ये एप्लीकेबल है। दूसरा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन फाइन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ H एटम। ये फाइन लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है इसके बारे में अपन बात करेंगे वक्त आने पर, अभी वक्त आया नहीं है। तीसरा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन splitting of spectral lines in presence of magnetic field, Zeeman effect, and in electric field, Stark effect। स्टार्क। बिल्कुल समझिए क्या होता है ये, पहले ये समझते हैं उसके बाद ये थोड़ा समझेगा। आप लोगों को याद है कि अलग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था एक। अभी अपन ये मान के चलते हैं समझने के लिए कि आपको मालूम है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है एक। हेलो, हाँ सर। तो अभी अपन ये मान के चलते हैं कि आपको ये मालूम है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है कुछ। तो क्या होगा, जैसे कि आपके पास 5 वो आई वैल्यूज आई, 1 2 3 4 5, ये वाली, ये 5
बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के तो सेम एनर्जी की है, बिना मैग्नेटिक फील्ड के तो सेम एनर्जी का है, पर जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे ना तो ये स्प्लिट कर देता है ऐसे दो अलग जोन में, दो एक एनर्जी के तीन अलग एनर्जी के, या ऐसे। एक मिनट, जरा बात समझिएगा क्या बात हो रही है। तो ये हमने कहा कि हमारे पास डी के 5 है, इन सब की एनर्जी सेम है। यदि इनकी एनर्जी सेम है तो यदि कोई ट्रांजिशन इनके थ्रू हुआ तो उसका लैम्डा भी सेम आएगा, एग्रीड, कोई इशू नहीं है। पर मान लो आप ये बोलो कि ये जो 5 हैं इनको आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हो तो ये क्या करता है, ये ऐसे दो सेट्स में डिवाइड हो जाता है, 3 का एक, एक का 2 का एक, या 2 का एक और 3 का नीचे, मतलब ऊपर एनर्जी ज्यादा है तो इनकी एनर्जी ज्यादा, इनकी एनर्जी कम, इनकी एनर्जी ज्यादा, इनकी एनर्जी कम। तो जो इनसे ट्रांजिशन होंगे, पहले ये 5 लैम्डा सेम आ रहे थे, अब 2 लैम्डा अलग आएंगे और 3 लैम्डा अलग आएंगे, तो इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या ये चीज क्लियर है आपको? सर एक बार वापस दिखाओ ना। एक और वापस दिखाऊं? हाँ सर। देखे रखा है, स्क्रीन पर ही है। नहीं सर, एक बार एक्सप्लेन करो ना वापस से। समझाता हूँ, एक मिनट, फिर मेरे को पूरा इज्जतदार हो जाने दो इसको। अभी जरा मैं पन्ना बचाने के उसके अंदर थोड़ा सा कंजूस हो गया था। हाँ, जरा समझो भाई, हमने बोला कि हमारे पास डी के ये 5 है, ठीक है, डी के ये 5 है, इन पांचों की एनर्जी सेम है, ये सब डी जनरेट है क्योंकि इनका एन और एल सेम है, ये 3D के 5 है। आपने इनको मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया ना तो ये ऐसे अलग अलग हो गए, 2 एक तरफ और 3 एक तरफ, और अब इन दोनों की एनर्जी जो है वो डिफरेंट है। यदि एनर्जी डिफरेंट है तो जो फोटोन इनसे जनरेट होगा वो फोटोन भी डिफरेंट होगा। तो पहले 5 फोटोन थे सेम एनर्जी के, अब 2 फोटोन एक अलग एनर्जी के हैं, 3 फोटोन एक अलग एनर्जी के जनरेट होंगे। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये वाली जो स्पेक्ट्रल लाइन थी वो डिवाइड हो गई है 2 पार्ट्स के अंदर? हाँ है ना, तो इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। समझ गया सर। समझ गया? हाँ ठीक है, सर बोल भाई। ये सिर्फ डी ऑर्बिटल के साथ ही होगा ना? डी के साथ होगा, एफ के साथ होगा, पी के साथ होगा, सबके साथ हो जाता है ना। ओके सर। है, तो ये एक ड्रॉबैक ये भी था। इसके बाद हमारे पास जो अगला, देखिए यहाँ पे, सर बोल भाई। सर पर यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, तो फिर डी ऑर्बिटल तक कैसे आ रहे? अरे 3D में तो होगा ही ना, यदि ऑर्बिट है, मतलब अभी हमको मालूम है कि ये है, तो मैं रीजनिंग दे रहा हूँ कि भाई मान ले भाई थर्ड ऑर्बिटल है तो थर्ड शेल है, तो थर्ड में एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा, होगा तो सब कुछ ही ना। वो इलेक्ट्रॉन वहां नहीं है एक अलग बात है, पर ऑर्बिटल तो होगा ही होगा। हाँ ठीक है, यस सर। आगे चलो। देखिए इसके बाद अगला आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, आपके पास एक मेटल शीट है मान लीजिए, आपने इसके ऊपर लाइट मारी, लाइट सीधी मारते हैं, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकल गया।
इस चीज को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन from a metal surface due to photon striking on it is called photoelectric effect। कि भाई आपने यहाँ पे ये फोटॉन्स थे, ये फोटॉन्स इस सरफेस के ऊपर सब्जेक्ट किए और जब इस सरफेस पे सब्जेक्ट हुए तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन से टकराए और उन्होंने इलेक्ट्रॉन को बाहर इजेक्ट कर दिया। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है? सर और बोलो। सर एक गैस के साथ भी हो सकता है क्या, मतलब फोटॉन्स गैस को टकरा और उनके इलेक्ट्रॉन्स निकल गए? हो सकता है, पर अपने को तब मैटर नहीं करेगा क्योंकि अपने को इलेक्ट्रॉन फ्लो में मतलब है। फोटोन काफी छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन भी बहुत छोटा ही होता है। सर वो इसमें डाउट आ रहा था थोड़ा सा। किसमें? Splitting of spectral light। क्या डाउट आ रहा है? सर मतलब ये स्प्लिट क्यों होगा, मतलब कैसे होगा? क्योंकि भाई समझ, हाँ इन सब के जब मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड आने की वजह से उन सब का मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग होने की वजह से उनके इंटरेक्शन विद मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होंगे, इसलिए उसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। सर, पर हमने ये एमओटी में देखा नहीं कभी। एमओटी में आ रहा था। अरे एमओटी में क्या देखा तुमने? एमओटी में देखना ही नहीं था, वो तुमको वो श्रोडिंगर वेव मॉडल में होता है कि भाई अपन ने कहा एंगुलर मोमेंटम है तो एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आता है क्योंकि उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट अभी तुमको मालूम है कि मोमेंट क्या होते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो अभी क्या होगा ना, या जो मोमेंट जो रोटेशन कर रहा है उस रोटेशन की वजह से अलग अलग मोमेंटम जनरेट हो रहे हैं जिनको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंटम, और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अलग अलग तरह का रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। सर फिर इसमें पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का कुछ रोल नहीं है ना कुछ भी? नहीं, आगे। सर तो 3 और 2 ग्रुप से क्यों बने? क्योंकि सबका तो अलग रहता ना मैग्नेटिक। वो वक्त आएगा तब बात करेंगे कि वैसे ही क्यों बने, क्योंकि है ना, ऐसा है कि स्प्लिटिंग के टाइप्स होते हैं 3 और 2, 2 1 1 1, ये वाला पैटर्न भी बनता है। ठीक है, वो सब बनता है, वो डिपेंड करेगा जब अपन आगे कभी पढ़ेंगे ट्रांजिशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तब समझेंगे कि स्प्लिटिंग वैसी क्यों होती है। आज उसको ठीक है पढ़ने सर। का मतलब नहीं है। हाँ। सब सारे सारे स्प्लिटिंग पढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, खैर। अब आगे फोटो इलेक्ट्रॉन। अब समझिए हुआ क्या। एक जो फोटोन था, उस फोटोन में एक एनर्जी थी। वो एनर्जी उसने इलेक्ट्रॉन को, जो किसी एटम में है, उसको इम्पार्ट की। जैसे ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिली, ये इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड या वाज रिमूव्ड, या इलेक्ट्रॉन गेन्ड एनर्जी एंड केम आउट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एटम, और वो उसके अट्रैक्शन से बाहर आ गया एंड गेन्ड, और जो रिमेनिंग एनर्जी थी, जो कुछ बच गई, रिमेनिंग एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। तो हमने कहा कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, उसने एक तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराया और साथ में क्या काम किया, उसको काइनेटिक एनर्जी दे दी। ऐसा उसने किया। क्लियर है ये? अब एनर्जी ऑफ फोटोन होती है hc by लैम्डा। ये जो
एनर्जी इजेक्शन के लगती है, इसको अपन बोलते हैं वर्क फंक्शन फाई। तो इट इज फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अभी हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं एक और टर्म, वर्क फंक्शन। सर वो साई जो था ना एमओटी में, वो वेव फंक्शन था, और इसमें क्या फर्क है? तेरा नाम मानस है, मेरा नाम सिद्धार्थ है, हम दोनों अलग अलग लोग हैं। ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। वो वेव का फंक्शन नहीं है, वर्क फंक्शन है। ये इलेक्ट्रॉन एमिट करने के काम में आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन की वेव है। मतलब चीजें ही अलग अलग है, अपन लोग उसके अंदर वो कैसे बताएंगे कि सिमिलैरिटी क्या है और वो क्या है। मानस भाई समझा? हाँ सर। हाँ सर हाँ बोल। वेव फंक्शन तो ये बॉन्डिंग बताने के लिए बनाया गया था ना। मैं नहीं जानता अभी। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required by electron to be ejected without kinetic energy, to be ejected at rest from metal surface, represented by phi। ठीक है। और हम आयनाइजेशन एनर्जी की नहीं बोल रहे क्या हुआ? थे। इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी की नहीं बोल रहे थे, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं ना। यार आयनाइज एनर्जी इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि मेटल्स कभी आयनाइज नहीं होते, वो हमेशा आयनाइज फॉर्म में ही रहते हैं, वो कर्नल स्टेट में रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो ही होता रहता है एक तरह से। आगे देखें। तो हमने बोला कि भाई एच सी बाय लैम्डा इक्वल्स टू फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर फाइव काइनेटिक एनर्जी मतलब एट इफ दिन सही नहीं है, तो लग रहा है अबे, but this is irritating. If kinetic energy is 0, then phi equals to hc by lambda naught, which is work function, or this lambda naught is called threshold wavelength. और यदि इसको म्यू की टर्म्स में लिखे तो h न्यू इक्वल्स टू phi म्यू नॉट, वेयर दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब सर थ्रेशोल्ड का मीनिंग क्या है? थ्रेशोल्ड होता है यार वो जिसके ऊपर कोई काम होता है, मतलब मिनिमम एनर्जी थ्रेशोल्ड पे पहुंच गया। तो थ्रेशोल्ड उसके लिए यूज किया था जब मिनिमम एनर्जी के लिए बात होती है ना कि कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, वैसा। मतलब इसका ये मतलब है कि जो म्यू है वो मिनिमम म्यू नॉट के बराबर होना चाहिए इन ऑर्डर टू शो इलेक्ट्रिक, इन ऑर्डर टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये है इसका मतलब। चलिए बोलो। सर जो एनर्जी लगेंगी वो लोग प्रैक्टिकली क्या है वो जो जैसे अगर फर्स्ट ऑर्बिट में ना तो सेवेंथ ऑर्बिट तक जाने के लिए वैसा रहेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मेटल के अंदर वैसा कुछ भी नहीं होता है। ये मेटल शीट के ऊपर हो रहा है। मेटल शीट में क्या होता है कि कर्नल होते हैं, ऐसे कर्नल है, ये पॉजिटिव कोर्स है, और इन पॉजिटिव कोर्स के चारों तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होते हैं। तो वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो वो उतनी एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल दे उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। बस उसके लिए ऐसा आयनाइजेशन एनर्जी, यदि गैस के लिए बात करोगे तो एच एटम के लिए बात करोगे, He2 के लिए बात, He के लिए बात करोगे तो उनके लिए वो आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर होगा। पर मेटल में वैसा कुछ होता ही नहीं है, वो तो पहले से आयनाइज होते हैं। सर प्रैक्टिकल में इसका क्या किधर यूज रहता है? तेरे प्रैक्टिकल सारे लाइफ। सोलर सेल इसी से बनते हैं एक तरह से। ठीक। आगे आगे समझिए। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, फाइंड आउट।
kinetic energy of photoelectron emitted from a metal surface having work function 2 electron volt if lambda of 310 nanometer is applied over it. बताइए, तो इस केस में अपन लोग क्या कर सकते हैं? बिल्कुल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एग्रीड। तो आप क्या कहेंगे कि भाई काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। यही दो काम कर रहा है। एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है? hc/310 इक्वल्स टू 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ये आ जाएगा 41240 डिवाइड बाय 310 इक्वल्स टू 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इससे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो आपके पास इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। आर बी क्लियर? आर बी क्लियर? यस सर। आगे क्वेश्चन है, फाइंड आउट नंबर ऑफ, ये रुको क्वेश्चन रुक दो, पहले कंसेप्ट ही पढ़ाता हूँ। एक बेसिक क्वेश्चन हो गया ना, आप समझिए। भाई एक होती है या क्वेश्चन ही करते हैं, आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ट्राई करना। फाइंड आउट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स that can be generated by 16 joule energy if lambda of if lambda of 310 nanometer is if it is थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू है, if it is subjected on metal sheet having work function 3 electron volt in form of 310 nanometer 310 nanometer wavelength light। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। नहीं
टोटल एनर्जी देखो अपन ने क्या किया है कि 16 जूल एनर्जी को फोटॉन्स की फॉर्म में सब्जेक्ट किया है और फोटोन की वेवलेंथ ली है 310 नैनोमीटर। तो आपको ये बताना है कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो सकते हैं। सर फोटो इलेक्ट्रॉन से काइनेटिक एनर्जी कुछ ऐसा फिक्स नहीं है क्या? नहीं, वो तो सब्जेक्ट डिपेंड करेगा ना कि किसके ऊपर क्या बात हो रही है। चलिए समझिए भाई, आपको मालूम है कि जो भी कोई एनर्जी होगी वो किसके फॉर्म में होगी, NhC बाय लैम्डा। कि भाई 16 जूल एनर्जी को फोटॉन्स की एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा, तो एनर्जी 16 जूल्स। 16 जूल मस्ट बी इक्वल टू N into Hc बाय लैम्डा। Hc is 1240 डिवाइड बाय 310 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 16 जूल इक्वल्स टू N into 4 into 1.6 into 10 raised to power minus 19 जूल्स। तो ये यहाँ पर आ गया 10। तो इससे n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/4 into 10 raised to power 19। इतने फोटॉन्स हैं जो आप मेटल सरफेस के ऊपर इजेक्ट कर सब्जेक्ट करेंगे, तो इतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी एमिट हो सकते हैं। क्या ये चीज क्लियर है? सर बोलो। सर पर वर्क एनर्जी तो कम है ना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ज्यादा नहीं लगेगा। तो काइनेटिक एनर्जी अगर 0 करे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो सकते हैं ना। पर समझो यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात है जिसके लिए क्वेश्चन करवाने की कोशिश की थी। पहले क्वेश्चन कराया फिर बाद में समझाता हूँ ये मैं। 1 photon can strike or eject 1 electron only. Therefore, max number of photoelectrons is equal to number of photons only, subject to conditions. क्लियर है? क्लियर है? सर बोल भाई। अगर फोटॉन्स ज्यादा रहे और इलेक्ट्रॉन्स कम रहे तो फिर उतने ही यूज होंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना। हाँ, वो एक अलग, वो अभी आगे आएगा, सैचुरेशन बोलते हैं उसको, वो भी आगे आएगा। और एक था जो अगर एनर्जी ज्यादा रही तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होंगे। बिल्कुल। वो कंडीशंस क्या है? कौन सी? आपने वो स्टार लिखा है ना, कंडीशंस। हाँ, अभी आ रहा हूँ यार, उन पे भी आऊंगा। पहले यहाँ तक क्लियर है? तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि भाई एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उससे ज्यादा नहीं निकल सकता है। अब सर मतलब अगर
एक और आधा फोटोन गया तो फिर ऐसा नहीं जाएगा ना, एक ही निकलेगा नहीं ना। ऐसा समझिए क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करते हैं प्लीज। फाइंड आउट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted if 10 joule energy is subjected on metal sheet having 3 electron volt. Three electron volt in the form of photons of lambda 620 nanometer कितना आएगा? सर ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा है। क्यों? काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती ना? क्या? काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है क्या? तो सोच पा के तेरे को भगवान ने दिमाग दिया है, तेरे दिमाग का ही तो टेस्ट है। यदि मेरे को सिर्फ आंसर ही निकलवाने का शौक होता बिना क्वेश्चन पूछे तो बात ही क्या होती। तेरे को सोचना है क्या करना है। 2 आंसर आ चुके हैं मेरे पास अभी तक और आई एम स्टिल वेटिंग। नहीं पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कौन सा आंसर गलत है कौन सा आंसर सही है। जीरो, एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि जो आपने एनर्जी ऑफ फोटोन दी है वो दी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट hc by lambda 1240 डिवाइड बाय 620। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन मारा है, वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन कभी निकलेगा ही नहीं। आर वी क्लियर? एग्जैक्टली क्लियर है। हेलो, हाँ सर क्लियर है। तो या आपको ये भी दिखा होगा कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स मतलब आप कितने भी मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट मैंने पहले लिखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स ओनली, तो ये वाला स्टेटमेंट यहीं पे ब्रीच हो जाता है कि भाई आपने फोटोन मारे फिर भी इलेक्ट्रॉन्स जनरेट नहीं हुए। मानस, हाँ सर। ये वाला क्लियर है? ये इसकी एक कंडीशन मिल गई तेरे को। हाँ सर समझ गया। आगे देखो, अब एक और क्वेश्चन है या एक चीज है। एक बात बताओ, करंट क्या होता है? करंट फ्लो ऑफ होता है इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज चार्ज पर फ्लो ऑफ रेट चार्ज। ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, और चार्ज यहाँ पे कूलम में होता है, टाइम यहाँ पे सेकंड्स में होता है और करंट यहाँ पे एम्पियर में होता है। ये चीज तो क्लियर है। तो अब क्वेश्चन है फाइंड आउट करंट जनरेटेड फ्रॉम अ मेटल शीट if a bulb of 32 watt is
illuminated in front of it and produces lambda of 310 nanometer. The metal sheet is arranged such that it captures all photons generated by bulb. And work function is 2 electron volt. क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए. आई एम वेटिंग. खुद से सॉल्व करिए. Sir, freeze captures all photons to freeze. क्या हुआ? Sir, capture all photons से ही screen freeze हो गई. आगे से क्या करना है? आ गया. ठीक है. 8 एम्पियर आंसर लिखा है. विल वेट. चलिए समझिए. अब अपने को है ना, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये क्या है. पावर क्या है? पावर क्या होती है? एनर्जी पर टाइम. यदि हमने लिखा 32 वॉट है तो 32 वॉट का मतलब क्या हो गया कि 32 जूल्स पर सेकेंड है. तो ये क्या है? 32 जूल्स पर सेकेंड है. मतलब इतनी एनर्जी आप पर सेकेंड मेटल शीट पे स्ट्राइक कर रहे हो. तो इससे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने जनरेट होंगे? 32 जूल्स मस्ट बी इक्वल टू n इंटू hc बाय लैम्डा. तो 32 इक्वल्स टू n निकालना है. hc बाय लैम्डा इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट and 32 equals to n into 4 into 1.6 into 10 raised to power minus 19. ठीक है. जूल्स. तो n की वैल्यू आ गई 8 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 raised to power minus 19. इतने फोटॉन्स जनरेट हो रहे. जितने फोटॉन्स जनरेट होंगे उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे. जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे तो अब I क्या है? Q by T है. तो Q कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स 8, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स 8 by 1.6 into 10 raised to power minus 19 इनटू, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज. भाई समझो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज डिवाइड बाय टाइम. टाइम 1 सेकंड ही है क्योंकि ये 1 सेकंड में जनरेट हो रहे हैं. इनटू 1.6 into 10 raised to power minus 19 है. कैंसिल हो गया. तो 8 एम्पियर आंसर.
क्या ये चीज क्लियर है आपको? क्लियर है ये? यस सर। आगे देखिए, अब थोड़ी सी है ना अपन एक और बात करते हैं कि ना ये डिस्कस होने के बाद मेरे को अगला जो इशू डिस्कस करना चाहिए वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल। सर लेकिन मतलब लास्ट क्वेश्चन में मिनिमम 8 एम्पियर आएगा, लेकिन अगर टाइम मतलब उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया कि पर सेकंड ही लेना है ऐसे कुछ। अरे पर सेकंड क्यों भाई, समझ, तेरे को एम्पियर करंट मतलब ही पूछा पर है सेकंड यूनिट, हो गया ना। पर सेकंड ही तो बात हो रही है यहाँ पे, करंट पूछा है तो चार्ज थोड़ी ना पूछा तेरे से कितना चार्ज हो रहा है। 8 कूलम पर सेकंड आ रहा है और अपने को उसको एम्पियर लिखते हैं, ठीक है। हाँ सर। आगे अगला टर्म है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होती है? इट इज potential applied to moving photoelectron in order to reduce its kinetic energy to 0। मतलब समझिए, ये मेटल शीट है, आपने इस पे फोटॉन्स मारा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है आपने इसके अगेंस्ट यहाँ पे पोटेंशियल लगा दी V। पोटेंशियल के लिए अपन लोग V यूज करते हैं, और ऐसे लगाई कि इस V ने इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया और इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 कर दी। क्लियर है? तो इस चीज को लिखते हैं कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब समझिए एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अब सब देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक इलेक्ट्रॉन की है, आप उसको एक चार्ज इनटू पोटेंशियल से बैलेंस करेंगे तो पोटेंशियल आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी बाय चार्ज। क्लियर है? और ध्यान देना प्लीज, यदि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो जो काइनेटिक एनर्जी है वही पोटेंशियल भी होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी होगी। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट टर्म कहां से आता है भाई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ये एनर्जी का यूनिट है। ये कहां से आता है? ये आता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वोल्ट से। हेलो? नहीं, 15 मिनट बाद नहीं, 12:15, ठीक है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू जूल, भाई समझिए एक कूलम इनटू एक वोल्ट, ये होता है एक जूल के बराबर। तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। इसीलिए यदि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही हो तो जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज स्टॉपिंग पोटेंशियल बन जाएगा। क्लियर है यहां तक ये बात, या फिर कोई डाउट है?
सर पिछली वाली साइड बताओ ना। सर बोलो। स्लाइड बताओ ना पिछली वाली। दिखाई ना, पिछले वाली दिखा रखी है। नहीं सर, फ्रीज हो गया। हाँ आ गई अभी। सर बोल भाई। स्क्रीन रोटेट करो ना सर, या फिर स्क्रीन अटक गई है, समझ रहा नहीं। भाई मैंने स्क्रीन रोटेटेड ही रखी हुई है, लैंडस्केप में ही है। सर वो 90 डिग्री टिल्टेड है। नहीं हाँ सच्ची सर, सही। स्क्रीन फ्रीज हो गई है सर, वो मतलब 90 डिग्री भी नहीं, 3D बीच में, मतलब मिड रोटेशन फ्रीज हो गई। हाँ अभी हुई, अभी आ गया। यार सर सब अच्छा है सर, मतलब मुझे तो कुछ लैग नहीं आ रहा, एकदम परफेक्ट है। कोई बात नहीं, वो जिनको आ रहा है उनको ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज तेरा दिन अच्छा है, रोज दिन का अच्छा होता है। नहीं सर, अभी मेरे ही दिन अच्छे होंगे क्योंकि मैंने नेटवर्क बदल लिया मेरा। कौन से पे चला गया तू, जियो पे? हाँ सर, मेरा पहले BSNL था, अभी जियो पे हूँ। समझदारी दिखाई दी। सर ब्रॉडबैंड से फाइबर ऑप्टिक ले लो सर। अरे ब्रॉडबैंड से बड़ा खुश हूँ यार, फाइबर ऑप्टिक क्यों लूं बता। सर फाइबर ऑप्टिक फास्टर है सर। पर मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब सिंपल सी बात है। मतलब यदि आपको खुजली नहीं हो रही तो खुजाना काहे को है। मेरे को कोई लैग नहीं आ रहा है, मेरे को कोई समस्या नहीं है। जो समस्या है वो बच्चों को है, तो मैं क्या कोई चीज करूंगा। और बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सबसे स्मूथ क्लास आप ही लोगों की जाती है जिनको मिनिमम डिस्टरबेंस होता है। ये लैग आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। बाकी सब लोग, मतलब बच्चे भी कम होते हैं और चिल्लाते भी ज्यादा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उन चीजों से। और अच्छा नेट आता है मेरे यार, आई एम हैप्पी। 8 डिवाइसेस पे चल रहा है मेरे भी पैरेलल में, और 8 डिवाइसेस में चलने के बाद भी यदि पर डिवाइस 30 Mbps 35 Mbps आ रही है तो क्या बुरा है। सर आपने इतने टाइम आईपैड की बैटरी कैसे कंजर्व की? क्यों? सर 10% तो फिर 15-20 मिनट ही चलता है। भाई 1% है अभी। ग्रेट। और अब मैं शाना हूँ, मैंने अब चार्जिंग लगा दिया है। ऐसे थोड़ा ना है कि मेरे घर में बिजली नहीं आ रही है यार। चलिए हो गया, ये आगे बढ़ो। सर खत्म हो गया है फोटो इलेक्ट्रिक। अरे चल रहा है अभी, मेरे को खत्म करना है। आगे बढ़े साहब। हाँ सर। चलिए, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर मैं कोई न्यूमेरिकल नहीं कर रहा हूँ, आप खुद से कर लेंगे ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद मैं इसी में एक और चीज होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? पावर बाय एरिया। नंबर ऑफ फोटॉन्स इन अ बीम ऑफ लाइट। बिल्कुल, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इस चीज को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब यदि आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे
तो आप नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाओगे, और यदि आप नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ाओगे। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ा दोगे। यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है आपको? हाँ सर। अब यदि मैं ग्राफ प्लॉट करूं बिटवीन, यदि मैं ग्राफ प्लॉट करूं बिटवीन इंटेंसिटी एंड करंट, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा जरा समझिए। इधर मैं रख रहा हूं इंटेंसिटी, इधर मैं रख रहा हूं करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई, तो ये वाला ग्राफ होगा ऐसा। ये जो वैल्यू होगी इसको बोलते हैं सैचुरेटेड करंट। मैक्सिमम पॉसिबल करंट फ्रॉम अ मेटल शीट। समझा? समझा? देखिए, हाँ सर। सैचुरेटेड करंट क्यों आएगा, क्यों एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो जाएगी? भाई आपने एक स्पेसिफिक एरिया लिया, इस एरिया पे आप काम कर रहे हैं, और मान लेते हैं कि यहाँ पर आपने Na, यहाँ पे जो एटम्स है वो Na एटम्स है, और हर एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, या एक इलेक्ट्रॉन उस एटम का निकल सकता है। ऑन एन एवरेज 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकता है। तो मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? वो Na ही हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? Na हो सकते हैं। तो यदि आपने फोटॉन्स का जो फोटॉन्स जब सब्जेक्ट किए, जब तक आपने Na अचीव किया, तब तक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ फोटॉन्स बराबर थे। पर जैसे ही आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स मोर देन Na कर दिए, तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे क्या? नहीं भाई सर। मान भाई आपने यदि नहीं। 2 Na भी मार दिए नंबर ऑफ फोटॉन्स, तब भी इलेक्ट्रॉन्स तो अवेलेबल Na ही है, और यदि Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इतने ही निकलेंगे, और इतने ही निकलेंगे तो चार्ज सैचुरेट हो जाएगा। सर तो फिर जो बाकी फोटॉन्स है उससे उनकी काइनेटिक एनर्जी में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, जो नहीं, इजेक्ट हो उससे गए? कुछ नहीं होगा, वो एंजॉय करेंगे लाइफ को, वो हीटिंग करेंगे, दुनिया का कोई भी और काम करेंगे अपार्ट फ्रॉम चार्ज। सर तो इंटेंसिटी कैसे बढ़ती जाती है? भाई इंटेंसिटी बढ़ाने का तो बहुत ही आसान तरीका होता है। मैं पहले 30 वॉट का लट्टू यूज कर रहा हूँ, 50 वॉट का लट्टू यूज कर रहा हूँ, फिर मैं 300 वॉट का लट्टू यूज कर रहा हूँ, और कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं सूरज यूज कर रहा हूँ। तो उसमें तो कोई इशू नहीं, इंटेंसिटी बढ़ाना तो बहुत ही आसान काम है, आप पावर बढ़ा दो। हाँ सर। ठीक है, हाँ तो सर। इसलिए ये ग्राफ ऐसा जाएगा। अब एक और ग्राफ अपन प्लॉट करते हैं, और वो प्लॉट करते हैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस म्यू का, वेयर म्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, नहीं फोटॉन सॉरी। ये ग्राफ कैसा होगा? ये ग्राफ होगा ऐसा। समझिए भाई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 5 माइनस सॉरी एच न्यू माइनस 5 होगा, या काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच म्यू नॉट होगा। तो ये जो चीज है, ये जो वैल्यू है, ये है म्यू नॉट, ये है म्यू, और इसके बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। इससे पहले फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं हो रहा है, और यदि इसका आप ये इंटरसेप्ट देखोगे तो ये एच म्यू नॉट के बराबर होगा, विच इज 5। क्या ये चीज क्लियर है आपको? और स्लोप सर कितनी एक बार आएगी फिर इसकी? से समझाइए ना।
क्या? सर ये समझा नहीं, ये ग्राफ एक बार प्लीज फिर से समझाइए ना। अरे भाई ये y इंटरसेप्ट है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये स्लोप है, ये इंटरसेप्ट है। अब सर इसमें वो क्या नहीं समझाऊं? ये आया कैसे? भाई ये समझ, एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर थी? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर थी। हाँ सर। ये था ना? हाँ सर। तो अब मुझे बता काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? ये 5 प्लस ये किसके बराबर हो जाएगी? h एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस 5 के बराबर होगी। हाँ सर। तो क्या ये बराबर होगा? हाँ सर समझ गया। अब काइनेटिक एनर्जी y पर है, x पर म्यू है, ये स्लोप हो गई, ये इंटरसेप्ट हो गया। माइनस का इंटरसेप्ट मतलब नीचे की तरफ जाएगा। सर वो इंटरसेप्ट कैसा है एक बार बताओ ना। भाई ये क्या कह रहा है कि ये माइनस, तो यदि पॉजिटिव इंटरसेप्ट होता है ऊपर की तरफ रहता है, यदि नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा तो नीचे की तरफ जाएगा ना। ये वाला क्वाड्रेंट प्लस होता है, ये नहीं वाला नहीं सर, समझ गया सर, समझ गया। ठीक है। अब यदि हम एक और ग्राफ प्लॉट करें काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1 बाय लैम्डा, तो ग्राफ कैसा जाएगा? एग्जैक्ट ऐसा ही जाएगा। ये ग्राफ ऐसा बनेगा। जिसमें ये काइनेटिक एनर्जी, ये 1 बाय लैम्डा, इक्वेशन वही होगी कि भाई एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस hc बाय लैम्डा प्लस काइनेटिक एनर्जी, सॉरी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस 5, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा नॉट। बस स्लोप यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगी? यहाँ पे स्लोप बराबर हो जाएगी hc, ये बराबर हो जाएगी hc, और कोई अंतर नहीं है। ये जो होगा ये होगा 1 बाय लैम्डा नॉट। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? हाँ सर। अब आगे, यदि अब मैं एक ही ग्राफ प्लॉट करूं आई वर्सेस इंटेंसिटी, और इस आई वर्सेस इंटेंसिटी के अंदर में बहुत सारे वेरियस म्यूज लूं, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? वो आई क्या है? ये आई है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये है इंटेंसिटी। अब मैं ना इसे बहुत सारे अलग अलग वो प्लॉट कर रहा हूँ। एक, दो, तीन, चार। ये है μ1, ये है μ2, ये है μ3, ये है μ4, and μ4 is more than μ3 is more than μ2 is more than μ1। इनका सैचुरेशन करंट का वैल्यू अलग अलग होगा। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होगा समझो। भाई हमने बोला ये मेटल शीट है, इसमें Na एटम्स है। अब Na एटम्स में मान लेते हैं कि 50 Na इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लेते हैं। तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर Na एटम्स होंगे। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन बाइंडेड है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर है, तो उसके ऊपर अब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे फिर Na है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फिर Na है, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फिर Na है, ऐसे 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 करके है। तो यदि आपने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट मारी या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट मारी, तो टोटल अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? Na है। पर यदि आपने 4 या 5 की मारी तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होगा? एक तो ये भी अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल है, तो वो 2Na हो जाएगा। यदि आपने 10 की मारी तो 3Na अवेलेबल हो जाएंगे, यदि आपने 17 की मारी तो 4Na अवेलेबल हो जाएंगे।
तो इसीलिए इन सबके जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो इनका सैचुरेशन करंट भी बढ़ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है आप सबको? सर वो सर नहीं समझा सर। क्या क्या नहीं समझ? सर ये इलेक्ट्रॉन्स मारे आपने टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट 4 वाला, वो नहीं समझा। समझ भाई, मैंने कहा कि इन सब के सैचुरेशन करंट की वैल्यूज अलग अलग होंगी। सैचुरेशन करंट की वैल्यूज अलग होगी, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एमिटेड जो हैं उनकी वैल्यूज अलग अलग होंगी, है ना? अब क्यों अलग अलग होंगी भाई? हम लोग यदि एनर्जी को कंपेयर करें तो h mu 4 is more than h mu 3 is more than h mu 2 is more than h mu 1, तो एनर्जी ऑफ फोटोन 4 इज मैक्स। ये चीज क्लियर है? अब मान ले ये मेटल शीट है, मैं मिटा देता हूँ इसको पूरा कचरे को, फिर समझना। भाई समझना, मैं ये बोल रहा हूं कि इस मेटल शीट में Na एटम्स हैं और एक एटम के पास 50 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये बताओ? 50 Na होंगे या नहीं होंगे? हेलो? हाँ सर। अब हर इलेक्ट्रॉन का रिलीजिंग एनर्जी अलग अलग होगा। मान लेते हैं कि जो पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे रिलीज होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे रिलीज होता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होता है वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे रिलीज होता है, फोर्थ जो होता है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे रिलीज होता है, और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे रिलीज होता है। मैंने एक फोटोन मारा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो मुझे ये बताओ कि ये कौन से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा सकता है? फर्स्ट वाले को करवाएगा या सेकंड वाले को भी करवा सकता है? फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले को करवाएगा, मतलब इस वाले फोटोन के लिए केवल Na इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, है ना? हाँ अब मैंने क्या किया, मैंने फोटोन लगा दिया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो इस फोटोन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं? 3। फर्स्ट भी अवेलेबल है और सेकंड भी अवेलेबल है, मतलब 2 3 है। इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अवेलेबल है वो 2Na हो जाएंगे? हाँ सर। तो क्या इसका करंट बढ़ जाएगा? हाँ हाँ। तो वैसे ही तो लैम्डा बढ़ाता जा, यही तो 5 पर गया तो इतना है, यही तो 8 पर पहुंचे तो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यही तो 11 पर पहुंचे तो 4 हो जाएंगे। हाँ बोल भाई। सर मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे क्या? हाँ मतलब अंदर वाले जो और हाँ क्लोजली अट्रैक्टेड है वो भी रिलीज हो जाएंगे। हाँ ठीक है, पूरा क्लियर है ये? समझा। टाइम क्या हुआ यार ये बताओ मेरे को, मेरे पास टाइम नहीं है। सर खत्म हो गया, 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। मेरे पास किसका कॉल है भाई? 12 हुए ना, एक क्वेश्चन और है, या खुद से करिएगा यदि बन जाएगा तो, मतलब बन तो जाएगा ही, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितना कौन कितने सरल तरीके से कर सकता है। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन if a photon of lambda of lambda means energy 16.6 electron volt is subjected
on metal surface having phi 3 electron volt. ये क्वेश्चन है, खुद से करिएगा और उसके बाद हम लोग जब अगली बार मिलेंगे तब मैं ये पूछूंगा कि आपको ये क्वेश्चन करने में कितने सेकंड लगे या कितने कितने घंटे लगे। ठीक है, प्लीज यहाँ तक पढ़िएगा। कोई समस्या है पूछना, कोई इश्यू नहीं है। मैं इसको एक्सपोर्ट कर दे रहा हूँ। यदि कोई इसका आंसर बताना चाहे तो अभी बता भी सकता है, यदि किसी ने निकाल लिया हो तो। मेरे को निकालने में नियरली 3 सेकंड लगते हैं। आज की तारीख क्या है? 30 दिसंबर सर। मेरे को इतना पढ़ाना था, मैंने पढ़ा दिया है। मैं रिकॉर्डिंग रोक